Hello viewers, myself Yugam from LiveWell FinServe Private Limited. Welcome sir to the second episode of our series Securing Your Financial Freedom. सर इस सीरीज में हम बात करेंगे कि जैसे हमने देखा है कि हर कोई आजकल एसआईपी शुरू करना चाह रहा है, हर कोई चाहता है कि वो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, बट एक जनरल जो आम आदमी है उसको म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज जैसे मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप प्लस उनकी टैक्सेशंस के बारे में खास नॉलेज नहीं है। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा गाइड करें तो काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक यू युगम। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार सभी इन्वेस्टर्स को और थैंक्स फॉर कॉलिंग मी टू योर दिस पॉडकास्ट। युगम, आपने जैसे पूछा कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड। देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि स्टॉक मार्केट में 3-4 तरह के स्टॉक्स होते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। उसके नीचे फिर माइक्रो कैप वगैरह कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है। तो लार्ज कैप स्टॉक्स हम ऐसे समझे कि टॉप की जो 100 कंपनीज हैं हिंदुस्तान की, वो लार्ज कैप में आती हैं। नेक्स्ट 101 से लेके 150 तक मिड कैप में आती हैं। नेक्स्ट 251 से लेके 500 तक स्मॉल कैप में आती है। तो अब ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज है क्या? एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे रिलायंस है, फॉर एग्जांपल रिलायंस की नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है मार्केट में, ठीक है। और रिलायंस की फॉर एग्जांपल आज की प्राइस चल रही है, शेयर प्राइस है 1500 रुपया। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 15 CR, 15 करोड़ उसकी मार्केट कैप होगी। तो ऐसे मार्केट कैप कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, जो भी उसके आज की मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो इनका ये मार्केट कैप हो गया। तो जो टॉप की 100 कंपनीज है मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली वो लार्ज कैप में है। नेक्स्ट 150 मिड कैप है और 251 से 500 तक स्मॉल कैप है। अब नाउ हम कैटेगरीज के ऊपर आते हैं कि जैसे डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जैसे स्टार्टिंग विद लार्ज कैप, तो जैसे लार्ज कैप कैटेगरी है, लार्ज कैप फंड्स वो होती हैं जिनके जितना भी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें उस म्यूचुअल फंड कैटेगरी की, उसमें मोर देन 80% जो उनका पैसा है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, ठीक है, वो लार्ज कैप के अंदर आते हैं। एंड दिस लार्ज कैप फंड्स आर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु वांट्स टू इन्वेस्ट एटलीस्ट फॉर 3 years, ठीक, जिनका टाइम होरिजन 3 साल से ज्यादा है, उनको लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी आती है मिड कैप फंड्स। तो मिड कैप फंड्स होते हैं, जैसे मैंने मिड कैप कैटेगरी बताई, शेयर्स फ्रॉम कंपनी स्टार्टिंग फ्रॉम 101 टू 250। तो ये जो 150 कंपनीज आती हैं इनकी, जिसमें कंपनी फॉल करती है इस कैटेगरी में, उनकी जो उनमें जो इनकी इन्वेस्टमेंट है मोर देन 65% एटलीस्ट इन कंपनीज में होना चाहिए। तो फिर वो मिड कैप स्टॉक बनता है। ऐसे स्मॉल कैप जो है, तो स्मॉल कैप कैटेगरी 251 से 500 तक जैसे फॉल करती है। तो इनमें स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो इनका वही मोर देन 65% आपका स्मॉल कैप स्टॉक्स में आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो ही वो फंड एक स्मॉल कैप फंड कहलाएगा, तभी वो स्मॉल कैप फंड कहलाएगा। तो लार्ज कैप में मोर देन 80%, मिड कैप में मोर देन 65% इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप में मोर देन 65% इन स्मॉल कैप। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी होती है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। तो जैसे ये एक डिफरेंट कैटेगरी है, तो इसमें क्या है कि आपका 35% जो पैसा है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में होना चाहिए, ठीक है। 35% आपका पैसा मिड कैप स्टॉक्स में होना चाहिए, रेस्ट आपका अदर स्टॉक्स में या डेट फंड्स में हो सकता है। तो ये कैटेगरी उनको सुटेबल है जिनको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो टाइम होरिजन जिनका 5 years प्लस है, ठीक है। और नेक्स्ट कैटेगरी है मल्टी कैप कैटेगरी। मल्टी कैप कैटेगरी में क्या है कि उनका एक मैंडेट है कि दे हैव टू remain invested in large cap, mid cap, small cap, all these categories at to the minimum 25% each। 25% हमेशा लार्ज कैप में रहेगा फॉर एवर, जो उनका मैंडेट है प्रोडक्ट का। 25% मिड कैप में रहेगा, 25% स्मॉल कैप में रहेगा और बाकी 25% उनका डेट फंड में हो सकता है। तो 75% उनका इक्विटी में रहता ही रहता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट कैटेगरी फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में क्या है कि मिनिमम 65% आपका इक्विटी में रहना चाहिए, रेस्ट आपका डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड्स या कैश में भी रह सकता है। तो जो 65% इनका जो मैंडेट है इक्विटी का, ये 65% किसी भी कैटेगरी में हो सकता है। ये फ्लेक्सिबल कैटेगरी में भी लार्ज कैप, में भी मिड कैप, में भी स्मॉल कैप, इन एनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इन एनी प्रोपोर्शन, डिपेंडिंग ऑन फंड मैनेजर कि उसकी क्या कॉल है, वो लार्ज कैप स्टॉक रखना चाहता है, मिड कैप रखना चाहता है और स्मॉल कैप रखना चाहता है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी। तो ये उससे पहले जो आपका जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है, इसका जो टाइम होरिजन है मिनिमम 5 years प्लस कितने है। मल्टी कैप का भी 5 years प्लस है और फ्लेक्सी कैप का भी आपका जो वो 3 year, 4 year, 5 year वाले कस्टमर, उसमें इन्वेस्टर भी जा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लार्ज कैप डोमिनेटेड रहते हैं फ्लेक्सी कैप। तो ये सबसे फेवरेट कैटेगरी है इन्वेस्टर्स की और सबसे ज्यादा अमूमन इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड की फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज में ही आती है, ठीक है। नाउ कमिंग टू कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, ये वो इन्वेस्टर्स हैं
जिनका क्या कहते हैं, जो एफडी वाले इन्वेस्टर्स हैं, जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं, जिनका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा नहीं है, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इक्विटी में 10 to 25% ही होती है। ठीक है। और इसका जो बाकी रेस्ट है वो उनकी डेट कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट होती है। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, जो एफडी वाले इन्वेस्टर्स है, जो पहली बार मार्केट में आना चाहते हैं, मार्केट का फील लेना चाहते हैं, वो कंजर्वेटिव कैटेगरी के थ्रू एंटर कर सकते हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी। उसके बाद आ जाता है बैलेंस हाइब्रिड कैटेगरी। उसमें जो इक्विटी का प्रोपोर्शन रहता है वो 40 to 60% रहता है, 40, 45, 50, 60 डिपेंडिंग ऑन द फंड मैनेजर्स कॉल, और रेस्ट आपका डेट कैटेगरी में रहता है। ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड से थोड़ा सा स्केल अप करके, थोड़ा प्रमोट करके आप बैलेंस हाइब्रिड कैटेगरी में आए। ठीक है। उसके बाद अगर आप और प्रमोट करना चाहते हो तो एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी है, जिसमें इक्विटी मिनिमम प्रोपोर्शन 65 to 80 रहता है, रेस्ट उसका डेट कैटेगरी में रहता है। तो आपको स्टार्ट, अगर फॉर एग्जांपल इसके नीचे भी आर्बिट्राज फंड्स आते हैं, आर्बिट्राज फंड से अगर कोई नया इन्वेस्टर, उसको आर्बिट्राज फंड से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि वो एफडी वाला इन्वेस्टर्स, एफडी वाली सेम रिटर्न उसको उसमें आ जाती है। ठीक है। और उसमें उसको इक्विटी का टेस्ट भी मिल जाता है, प्लस इनकम फंड्स का टेस्ट मिल जाता है, और उसकी जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन भी उसकी मिनिमम है, एफडी से मच बेटर है। एफडी हर साल आपको टैक्स पे करना पड़ता है, और इन फंड्स में आपको ईयर ऑफ रिडम्पशन ही आपको टैक्स पे करना है। तो टैक्स एडवांटेज बहुत है आर्बिट्राज फंड को। तो जो एफडी वाले इन्वेस्टर्स हैं उनको आर्बिट्राज फंड से स्टार्ट करके फिर उनको स्केल अप करके कंजर्वेटिव हाइब्रिड, बैलेंस हाइब्रिड और अग्रेसिव हाइब्रिड में जाना चाहिए। फिर आगे इक्विटी फंड्स, और अगर उनका रिस्क प्रोफाइल है तो रिस्क फंड, उनमें इक्विटी फंड में जाना चाहिए। तो ये एक डिफरेंट कैटेगरीज हैं अकॉर्डिंग टू लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक। मोटा ये मतलब कि मेन कैटेगरीज है, और बहुत कैटेगरीज भी हैं। और आपके डेट फंड में ओवरनाइट फंड, शॉर्ट टर्म फंड, लिक्विड फंड्स आ जाते हैं। वो एक लंबी लिस्ट है, अगली एपिसोड में उसी के बारे में उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। और कॉन्ट्रा कैटेगरी है, वैल्यू कैटेगरी है, डिविडेंड यील्ड फंड्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। लेकिन अमूमन जो इन्वेस्टर को मेन जो फंड्स जिनके बारे में पता होना चाहिए, तो वो है ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, बैलेंस हाइब्रिड, एग्रेसिव हाइब्रिड, मल्टी कैप, मल्टी एसेट कैटेगरी फंड, बहुत अच्छे फंड्स हैं। तो उसके बारे में भी फिर हम आगे बात करेंगे। तो मेन कैटेगरीज ये हैं आपकी म्यूचुअल फंड। ठीक सर, जैसे अभी हमने अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड डिस्कस करे, कैटेगरीज, थोड़ा सा अगर आप टैक्स पे भी लाइट डालें तो काफी हेल्पफुल रहेगा। हाँ, टैक्सेशन देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मतलब कि आपके इनकम फंड्स होते हैं, वो वहाँ पे आप टैक्सेशन पे ही प्ले करते हैं कि आपके टैक्सेशन अक्रूवल बेसिस पे है या रिडम्पशन बेसिस पे है, और टैक्सेशन 30% है या 15-20% है, 12.5% है। तो टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी इक्विटी फंड्स हैं जिनमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है मोर देन 65% है, जैसे मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसमें जो टैक्सेशन है, अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो आपका वो शॉर्ट टर्म कैटेगरी में आते हैं, तो उसके ऊपर 20% टैक्स है। और 1 साल के बाद आप रिडीम करते हैं तो वो लॉन्ग फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो लॉन्ग टर्म आपके कैपिटल गेन है, तो उसमें 12.5% का आपका टैक्स है। नाउ कमिंग टू डेट फंड्स में जिसमें आपका जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट मोर देन 65% इन डेट कैटेगरी है, वहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट की कोई बाइफर्केशन नहीं है। वहाँ पे जो भी आपकी रिडम्पशन होगी उसको आपको टैक्स स्लैब रेट पे लगेगा। जो भी आपकी इनकम टैक्स की स्लैब है, आप 20%, 30% जिस स्लैब में आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी हाईएस्ट स्लैब में आप फॉलो करेंगे, उस स्लैब का टैक्सेशन आपको डेट फंड्स की रिडम्पशन के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द रेजिडुअल कैटेगरी, जिसको हम अदर म्यूचुअल फंड्स कहते हैं या हाइब्रिड कैटेगरी कहते हैं, जो प्ले करता है 35 और 65% के 35 और 65% के बीच में, कि उनमें जो इक्विटी है वो 35 और 65 के बीच में है। तो उसमें अगर आप 2 साल से पहले आप रिडीम करते हैं तो उसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो उसमें जो अगर 2 साल से पहले आप रिडम्पशन लेते हैं तो उसमें स्लैब रेट की टैक्सेशन है, लाइक डेट फंड्स। और अगर आप 2 साल के बाद आप रिडीम करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उसमें आपकी 12.5% की टैक्सेशन है, लाइक इक्विटी फंड्स विदाउट इंडेक्सेशन खत्म हो चुकी है। तो ये टैक्सेशन भी बहुत सिंपल और बहुत ईजी कर दी है। तो इन्वेस्टर्स को चाहिए कि वो अपने टैक्सेशन को लर्न टैक्सेशन, बहुत छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हैं, ज्यादा इसमें एफर्ट नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट की बात है, जितना आप इंटरेस्ट लेंगे आपको पोर्टफोलियो पे ऊपर रिटर्न भी बनानी है, तो इसके लिए आपको ये इन चीजों का पता होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि आप अपना हमेशा अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से पोर्टफोलियो आप अपना डिजाइन कीजिए, इन फंड कैटेगरीज को समझिए, पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम आप रिव्यू करते रहिए, और मार्केट में आप इन्वेस्टेड रहिए। एक एसेट क्लास में इन्वेस्टेड ना रहिए ज्यादा टाइम के लिए, तो अपने पोर्टफोलियो को चर्न करते रहिए, कि कभी आपने इक्विटी में थोड़ा पैसा आपने इक्विटी में रखा, थोड़ा गोल्ड सिल्वर कमोडिटी में रखा, थोड़ा इंटरनेशनल इक्विटी में रखा, थोड़ा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड में रखा, डेट्स में रखा। तो डिफरेंट कैटेगरीज में अपना पैसा रखिए, एसेट एलोकेशन करते रहिए, मार्केट में लंबे समय तक बने रहिए। एंड फाइनली
डिस्क्लेमर जो है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये इसलिए डिस्क्लेमर दिए जाते हैं क्योंकि इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज और अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल एंड योर फाइनेंशियल गोल्स। ठीक 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 है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में फिर साथ जुड़ते हैं।